पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1974 से 79 है। एक साल पहले खत्म हो गई थी ना, पहले डाल लीजिए। अब नीचे लिखो पांचवी में ऐसे करके यहाँ से इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या करें? देखो चौथी हो गई थी पहले, 3 वर्ष में हो गया था। उसमें था कि इसकी असफलता के कारण से क्या भारत और पाक युद्ध, उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये तो लिखे हो अंतिम में। बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी तो लिख लिए थे। चलो, अरे दरअसल ज्यादा तेजी से ना कि आज इसका खत्म है इकोनॉमिकल प्लानिंग। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 है। नहीं, वो 78 से 79 है। 78 में खत्म कर दी जाती है। ठीक, ये डाल दो। ये यूजर्स में 78 नहीं पड़ा है। 74 से 78 79 लिखो, वो लिखवा देंगे। इसका 78 क्यों नहीं है बता देंगे इसके बाद। लिखो, पहले लिखो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन हटाओ ना लिखो। हाँ, गरीबी उन्मूलन ऐसे लिखो। उन्मूलन में थोड़ा सा ठीक है, खत्म करना। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, पूर्ण विराम लगा लो। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। दूसरा लिखो, अगला पॉइंट नीचे करके यहां से लिखो, यह योजना, आगे करके लिखो यह योजना, फिर उसके आगे लिखो DP धर, ऐसे करके अंडरलाइन कर लेना धर। हाँ, यह योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। मॉडल, यह योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। अगला पॉइंट लिखो, तीसरा, जनता पार्टी सरकार के आने के बाद, जनता पार्टी सरकार के आने के बाद इस योजना को, जनता पार्टी सरकार के आने के बाद इस योजना को 1978 में, ब्रैकेट में लिखो 1979 के स्थान पर, ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो। 1978 में जनता पार्टी सरकार के आने के बाद 1978 में, ब्रैकेट में लिखो, उसके आगे लिखो समाप्त कर दी गई, पूर्ण विराम, समाप्त कर दी गई। अगला पॉइंट लिखो, 1974 में, 1974 में आगे लिखो न्यूनतम कार्यक्रम, न्यूनतम ऐसे लिखो 1974 में न्यूनतम, फिर लिखो आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, उसके आगे कितने हो गए? 3 है ना, 3 4। अब आगे करके लिखो ऐसे, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1975 को
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? ठीक, आगे एक पॉइंट और लिखो, 1977-78 ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लिखा रहता है, उन बैंकों की स्थापना 1975 में ही हुई थी एरिया के हिसाब से। अभी बता देंगे बाद में, इसको जल्दी से लिख लो, जितने पॉइंट बनेंगे तुम्हारे पंचवर्षीय योजना से वहां तक पूछते चले जाना। ठीक है, आगे क्या लिखे हो? 1977-78 में, उसके आगे लिखो, काम के बदले, ये अंडरलाइन कर लेना, काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई। काम के बदले अनाज योजना। कई बार पूछा गया है कि भारत देश में काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ की गई? 1977 और 78 में। ठीक, ये हुआ। एक है तुम्हारे लिए जरूरी भी हो सकता है या नहीं, जैसे कहा जाता है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। एक किताब है, चाहे लिख लो, जीवन हो सकता पूछी जाए, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो गरीबी हटाओ एक किताब आई थी, उसे लिखा था ML दातेवाला ने। ML दातेवाला, चाहे लिख लो इसको कहीं, गरीबी हटाओ पुस्तक कहीं लिख लो, इंपॉर्टेंट है, मान लो कभी पूछा जाए। गरीबी हटाओ पुस्तक ML दातेवाला द्वारा रचित की गई थी या लिखित थी? कुछ भी लिखित। ठीक, आगे लिखो। अब एक डालो, अगला पॉइंट डालो, अनवरत योजना। अनवरत योजना इंग्लिश से क्या कहा जाएगा? रोलिंग प्लान। अनवरत योजना हिंदी में कहते हैं अनवरत योजना। उसे अरे का नाम था ML दातेवाला, कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर रहे थे इंदिरा गांधी के। अनवरत योजना रोलिंग प्लान, इसकी समय अवधि क्या हुई? 1978 से बताओ, 80। 1978 से 80 तक एक ये कंप्लीट हुआ। अब सुनो, 5वीं पंचवर्षीय लिखिए सभी लोग ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहला पॉइंट लिखे हो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ अर्थात गरीबी उन्मूलन। तो एक प्रश्न आता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। एक पार्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो स्पेशली इस शब्द को बोला था इंदिरा गांधी ने। बात समझ रहे हो? अगर पूछा जाए कि कब किया गया तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और पूछा जाए किसकी गवर्नमेंट में, इंदिरा गांधी की। अगर स्पेशली पूछा जाए किस व्यक्ति ने कहा था कि भारत में सबसे पहले गरीबी हटाओ, ये जरूरी है, तो कौन था? इंदिरा गांधी। एक कंप्लीट हुआ। दूसरा, पूरी पंचवर्षीय योजना किसने ड्राफ्टिंग की थी? उसका मॉडल किसने तैयार किया था? कहने का मतलब कैसे होगा, सिस्टम बाय सिस्टम, अर्थात स्टेप बाय स्टेप होता है ना, सीक्वेंस से कैसे किया जाए। उनका नाम क्या था? DP धर, दुर्गा प्रसाद धर नाम था उनका, DP धर उनका नाम पूरा। ठीक है, एक बात, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डामर के मॉडल पर आधारित, दूसरी PC महालनोबिस के। याद रखते जाना, मैंने कल बताया था कि परीक्षा में पूछा गया था कैसे, ऐसे क्रॉस करा के ना, पहली दूसरी तीसरी। तो पहला किसका था? हेराल्ड डामर का, दूसरा PC महालनोबिस का, तीसरा जॉन सैंडी और LNS मान्य का, चौथा ठीक, चौथा तीसरा था ना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती का, चौथा किसका था? अशोक रुद्रा LNS मान्य का। दोनों लोग मिलकर के किए थे। बात समझ में आई? और पांचवा किसने तैयार किया था? DP धर। दोनों लोग क्या बोल नहीं रहे हो? हैं? मूर्ति देखे बैठे हो, बच्चियां तो बैठी हैं आगे। चलो ये हो गया, ये याद रखना। अब आगे लिखो अनवरत योजना। एक बात अब सुन लो, बताएं।
अनवरत योजना का मतलब क्या होता है? रोलिंग प्लान। कभी भी आज तक पेपर में शुद्ध हिंदी कभी नहीं आई है। अनवरत योजना कभी आयोग नहीं लिखता। इंग्लिश में अगर हिंदी में भी लिखता है तो कैसे लिखता है? रोलिंग प्लान। देखो एक बात समझो, स्वीडन में एक वैज्ञानिक पैदा हुए थे जिनका नाम था गुनार मेंडल। नाम सुने हो? नहीं सुने? मोबाइल है? सुने हो? आ जाओ, तुम लोग बहुत छोटे हो, आ जाओ। अगर थोड़ा सा बड़े होते ना तो उनको समझाते बहुत दूसरी तरह से। अगर इसी में 25-26 साल के बच्चे होते, अभी छोटे छोटे हो तुम लोग, एक बार ऐसे पढ़ा रहे थे तो मोबाइल को लेकर ज्यादा घंटा बांस लेते। चलो छोड़ो, उनका क्या नाम था? गुनार मेंडल। देखो स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। काजे सुनना, कहाँ रहने वाले थे? स्वीडन। इन्होंने एशिया के 18 देशों का अध्ययन किया और खास करके ये कह सकते हैं कि एशिया के जो पूर्वी देश हैं उन सभी देशों का कितने देश थे? 18 देश। 18 देशों में भारत भी था। इन्होंने अध्ययन में अपने एक बात बताई थी, जहां तक भारत की बात आई, इन्होंने एक बात कही कि अभी हाल ही में भारत देश 1947 में आजाद हुआ, ठीक, और ये 1978 में, ऐसा 78 से पहले मान के चलो कौन सी पंचवर्षीय होता है? चौथी है ना, चौथी खत्म कब हुई थी? ठीक है, यही तक की बात है। इन्होंने इतनी बात बताई कि 1947 में तुम आजाद हुए हो, और जोड़ो लो तुम्हें कितने दिन हो गए आजाद हुए? मैं खाती है, जोड़ो 3 साल हो गया और ये 19, 18, 19, 20 साल कुल मिलाकर तुम्हारे ऊपर कम से कम 350 या 360 साल तक कोई दूसरा आदमी राज किया। ये क्लियर है ना? यही इनको दुख था, या इन्होंने अपने अध्ययन में ही बताया कि जौन सा देश, जो देश 350 साल तक किसी का गुलाम रहा हो, उसके यहाँ रैंडम मेथड में पंचवर्षीय योजना कैसे लागू कर दी गई। पंचवर्षीय योजना मतलब जानते हो क्या? 5 साल के लिए। एक बात बताओ, तुमको बायोलॉजी की स्पेलिंग नहीं पता है और तुम्हारी नीट की कोचिंग करा दी जाए, पास होगे कभी जीवन में? नहीं होगे ना। वैसे सीधी सी बात है कि जो आदमी अभी गुलामी की जंजीर से बाहर आया हुआ हो, उसे कहा जाए ये काम करो। अरे उससे पहले पूछो उस काम की स्पेलिंग पता है उसको? डेफिनेशन की तो बात छोड़ो, यही कंडीशन थी कि 5 साल के लिए नहीं। तो इन्होंने अपने अध्ययन में बताया था कि एशिया के जो 18 देश हैं वहां पर जानते हो क्या होता है? नाट्य मंच, नौटंकी सुने होगा है ना? वहां तो सामने आता है ना तो फर्स्ट क्लास राजा होता है, और जो पर्दे के पीछे जाता है तो वही गांव का आम आदमी, वही तो होते हैं नाटक, राजा बन के। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो फ्रंट पर दिखाया जाता है, फ्रंट और बैक, समाज शास्त्र में एक वैज्ञानिक पैदा हुए इरविन गॉफमैन। उन्होंने पूरी कहानी बताई थी, ये क्या कहते हैं, फ्रंट और बैक की। इन्होंने इतना ही कहा था इन 18 देशों में एक नाटक होता है, कम से कम लोगों की कंडीशन समझ करके लागू करना चाहिए योजना, ऐसे नहीं। तो इन्होंने बताया था कि कहीं पर किसी भी देश में जो अभी कहीं गुलाम रहे हो या आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, वहां पर 1 वर्ष के लिए योजना होनी चाहिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष की योजना को कम से कम 2 भागों में बांटकर 6 माह में उसकी समीक्षा कराई जानी चाहिए। पता तो करो कि अगर तुम्हें नीट में बैठा दिया गया है तो उसका जो रिस्पॉन्स है सही है कि बस जा करके बैठे हो, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुन रहे हो, वहां जाकर के, वहां पाठ सुनने नहीं गए हो, तुम्हें क्वालिफाई करना है। अंत में वर्तमान सरकार ने तो कुछ एक्शन नहीं लिया। उसी समय इलेक्शन होने वाला था 78 में, बलिया में एक मीटिंग हुई थी, बात समझ रहे हो? बलिया में मीटिंग हुई थी तो वहां पे जनता पार्टी के जो चेयरमैन रहे उन्होंने एक बात बोली थी, अगर मेरी सरकार सत्ता में आएगी तो सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजना को खत्म कर देंगे। सौभाग्य देखो, जीत भी गए और हार भी गई इंदिरा गांधी, वो हारी और जैसे सत्ता में आए उन्होंने तत्काल ये बात कही थी कि भारत देश से पंचवर्षीय योजना खत्म की जाती है और लागू क्या किया जाएगा? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसा प्लान जो कुछ समय के लिए होगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, अगर वो लोगों के लिए फायदेमंद है तब तो चलाया जाए, नहीं फायदेमंद है तो बंद कर दिया जाए।
ऐड तुम लोग का उदाहरण ले लो, कम से कम कितने लोग हो, 25-30 लोग तो हो ही। अब सारे के सारे लोग बैठो परीक्षा दो। सरकार तुम्हारे ऑफिसर इसीलिए तुम्हारे साथ लगे हुए हैं ना, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अब हम लोग जैसे टीचर हैं और लोग हैं, सभी लोग को पेमेंट करते हैं, सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और कल रिजल्ट आ जाए, सब लोग नीचे से टॉप कर जाओ तो कितना पैसा लगाएगा? अरे ऊपर से भी तो टॉप करो कोई। तो एक दिन ऐसा होगा कि रिकमेंड करेगा, एक लेटर लिख के सरकार को कह देगा कि हरदोई की संस्था को बंद कर दिया जाए। यहाँ का पैसा जो 10-20 लाख रुपए हर मंथ जा रहा है वो बर्बाद हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। किसी बच्चे का रोल नंबर दूर दूर तक नजर नहीं आया। अरे नीचे से कहा कहीं से टॉप नहीं किए हैं, पूरी लिस्ट देख लो। तो सरकार क्या करेगी? एक्टिव वहां हो जाएगी जहां के बच्चे निकल रहे हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये कहानी उसमें रही कि किसी के ऊपर किसी योजना को थोपो मत। अगर आप उस लायक हो तो करो, अगर सिविल की तैयारी करने लायक हो तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कराए। अगर दिमाग ज्यादा काम करता है 420 में तो बिजनेस करवा दो उसको, बच्चे को। हर आदमी की टेंडेंसी अलग अलग होती है, बात समझे? तो रोलिंग प्लान चालू किया गया है। अच्छा, ये कहा गया उसके बाद सत्ता में जब आई जनता पार्टी सरकार 1978 में, तो ये कहा गया कि गुनार मिर्डल ने जो कहा क्या सही है कि नहीं, उसकी समीक्षा कराने के लिए समिति गठित हुई, और समिति के चेयरमैन है प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला। उनका नाम था टोटल धनसुखलाल तुलसीदास लकड़वाला। उन्होंने वर्तमान सरकार से रिकमेंड किया था कि भारत देश में पंचवर्षीय योजना बंद कर देनी चाहिए और क्या लागू करना चाहिए? रोलिंग प्लान। चलता रहा, फिर वो सत्ता में रहे चले। लेकिन भारत देश की सबसे बड़ी दुर्दशा जानते हैं क्या है? अगर हम आए तो ये ब्लाई बोर्ड लगवाएंगे, पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना। दूसरा आएगा तो रहेगा बोर्ड तो लकड़ी का है, लेकिन कहेगा कि सही नहीं है, बदलो इसको। दिखावापन, बात एक उदाहरण का है, ऐसा ना समझो कि हम कह रहे हैं। यही सरकार का है कि जैसे 1980 में सरकार बैठ की, तत्काल इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि रोलिंग प्लान खत्म कर दिया जाएगा, भारत देश में क्या लागू होगा? पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश की तरक्की जानते हो इस समय क्यों हो रही है? कभी सोचे हो? क्योंकि मायावती ने जो नींव रखी, मायावती ने रखी थी यहाँ की नींव तरक्की की, उसको अखिलेश ने बंद नहीं करवाया, और योगी जी ने उसकी रफ्तार दे दी, इसीलिए कोई काम रुका नहीं। ओवर ब्रिज बन रहा है, फ्लाई ओवर, कभी काम रुके हैं? नहीं। सरकार अगर इलेक्शन होने वाला है तो काम रोक दिए जाएंगे, और जैसे जजमेंट आएगा, अर्थात इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो रोक दिया जाएगा। उसके बाद जो सत्ता में आएगा कहेगा हम बजट पास कर रहे हैं, काम चालू करो। इसीलिए लखनऊ शायद मेट्रो चल गई, तुम्हारे यहाँ हाईवे बन रहा है। नहीं कोई आता तो क्या करता? पहले 5 आदमियों को गठित करो, समिति बनाओ। अब योगी जी ने क्या सही काम किया था? योगी जी अगर आने के बाद ये कहते थे कि अखिलेश ने सही किया, गलत किया, तो उस रिपोर्ट लगाने में 1.5 साल लग जाता। क्या मतलब निकलता? ये सरकार जो वर्तमान में हुआ है सही हुआ, बात समझ रहे हो? तो वहां पर प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला ने रोलिंग प्लान के लिए रिकमेंड किया भारत सरकार से, और चालू कर दिया गया। एक लाइन में, दुनिया में रोलिंग प्लान के जन्मदाता हुए गुनार मिर्डल, और भारत में रोलिंग प्लान के जन्मदाता हुए प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला। बात समझ में आए? चलो तुम लिखो, याद रहे, पेपर तुम्हारा होता है नहीं तो कभी आए। लिखो जनता पार्टी, आप क्या लिखे हो? अनवरत योजना, ये लिखे हो ना हेडिंग में। रोलिंग प्लान 1978 से 80, 2 वर्ष के लिए। अब नीचे पहला पॉइंट लिखो, जनता पार्टी सरकार द्वारा, जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 को, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 को पंचवर्षीय योजना के स्थान पर, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 को पंचवर्षीय योजना के स्थान पर रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान प्रारंभ किया। एक
दूसरा पॉइंट नीचे पॉइंट अगला पॉइंट करके लिखो। वैश्विक स्तर पर अर्थात विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर रोलिंग प्लान के जन्मदाता वैश्विक स्तर पर रोलिंग प्लान के जन्मदाता गुरनार मिर्डल जी को माना जाता है। गुरनार मिर्डल जी को माना जाता है। उसी के आगे लिखो कामा करके। हाँ, गुरनार, गुरनार गुरनार लिखते थे इसे, ऐसे लिखो गुरनार मिर्डल, ऐसे गुरनार मिर्डल। क्या लिखे हो स्टेटमेंट बताओ। वैश्विक स्तर पर रोलिंग प्लान के जन्मदाता गुरनार मिर्डल जी को माना जाता है, कामा करके, कामा कर रहे हैं ना, उसके आगे कुछ लिखे हो, उसके आगे लिखो रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान का प्रारूप, रोलिंग प्लान का प्रारूप उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा, रोलिंग प्लान का प्रारूप उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में मिलता है। अगला पूर्ण विराम लगा लो। अगला पॉइंट लिखो, भारत में रोलिंग प्लान, भारत में रोलिंग प्लान, भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय, लागू करने का श्रेय, रिस्पॉन्सिबल, लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार, भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार और प्रोफेसर डीटी लकड़वाला और प्रोफेसर डीटी लकड़वाला को माना जाता है। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, ठीक, तो माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में रोलिंग प्लान का जन्मदाता कौन था? प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। दुनिया में रोलिंग प्लान का जन्मदाता कौन था? और रोलिंग प्लान की पूरी कहानी लिखी कहाँ गई है? एशियन ड्रामा में। एशियन ड्रामा में कितने देशों की कहानी है? 18 देशों की एशिया की, ठीक है। स्वीडन के वैज्ञानिक गुरनार मिर्डल, ठीक है। अब आगे लिखो अगला पॉइंट, 1979 अगला पॉइंट है 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार, 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे 1999 में, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया या शामिल कर दिया गया, कर दिया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब सुनो, इसको लिखाने का मतलब यह है कि एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि ट्राइसेम, ट्राइसेम को तो जानते हो, यही जो लिखे हो, अरे जो लिखे ना युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम, पूछा गया था, आयोग ने पूछा था कि ट्राइसेम
रायसेन को स्वरोजगार ग्रामीण योजना में किस वर्ष मर्ज किया गया था? 99 में। या पूछा जाए किस योजना के अंतर्गत मर्ज किया गया है? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, सही पकड़े हो, दोबारा देखो तो ध्यान दिया। चलो आगे लिखो। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं भैया? समझ में आया? जैसे लोग देखते हो, थोड़ा सा आज स्पीड इसलिए है कि तुम्हारा जो टाइम टेबल जारी होगा उसके बाद फिर ये क्लास नहीं लगेगी, मतलब इस चैप्टर की। और हमारे पास इतना तो है नहीं कि बता देंगे, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना है। अब लिखो, छठी पंचवर्षीय योजना छूट नहीं रहा है। ये तो कोशिश करिएगा, जैसा मत सोचोगे सर पढ़ाने के लिए थोड़ी देर छूट नहीं रहा है, सब बड़े टहल रहे हैं भाई, तो यहाँ परिवार वाले इनके 1 2 आप बहुत कम है इसमें। एक हमारे साथ टीचर पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग, इसी में सिविल में, उनकी पता नहीं क्या आदत है, बहुत अच्छे विचार है उनके। अगर इनको अभी देखते हो, चाहे क्लास उनको बीच में रोकनी पड़ती है, उस पहले जाते पागले बिस्कुट लेके आते और पहले इनको खिलाते। एक व्यक्ति हमको वो मिले, एक वैद्या कोचिंग है लखनऊ में, जहाँ पे ऐसा कहे तो कि IAS की मशीन कही जाती थी, हजारों लड़के IAS होंगे। वहाँ एक सर पढ़ाते थे आफ्ताब, मुस्लिम थे। आफ्ताब सर की एज होगी लमसम 85 साल के आसपास। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड। वो जब क्लास से बाहर निकलते थे तो कम से कम इतना बिस्कुट ब्रेड तो चपरासियों के साथ लेके निकलता था। दूसरी चीज, जितनी देर तक वो वहाँ रहते थे कोई मार नहीं सकता था कुत्ते, चाहे कोचिंग का डायरेक्टर ही क्यों ना हो, बहुत उच्च पद पर थे, वो रिटायर्ड थे। वो ऐसा कह दो कि एंथ्रोपोलॉजी के हिस्ट्री तो पढ़ाते थे, इसके साइंस के वैज्ञानिक थे वो, और नदीम हसनैन के साथ उन्होंने रिसर्च किया। अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको देखे तो याद आया, इन लोग क्योंकि शरण में रहते बताए। चलो लिखो, छठी पंचवर्षीय योजना डेट क्या पड़ेगी आगे? 1980 से 85। पहला पॉइंट लिखो, 1980 से छठी पंचवर्षीय योजना। क्या है टाइम पीरियड इसका? 1980 से 1985। पहला पॉइंट लिखो इसमें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जहां उद्देश्य लिखते हो तो उसके आगे जानते हो क्या कर लिया था? डैश कर लिया था। ये थोड़ा सा जब लिखते रहोगे ना, कभी रिटर्न का कोई पेपर दोगे तो अपने आप बढ़ते चला जाता है। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब सुनो, गरीबी उन्मूलन की बात तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की हो गई, माता जी इनकी थी। इस समय कौन था प्रधानमंत्री? अरे मैं कहा क्योंकि माता जी प्रधानमंत्री थी तो उनके पुत्र का क्या नाम था? राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी ने जो माता जी ने उनके कॉन्सेप्ट दिया था गरीबी उन्मूलन का, उसके साथ उन्होंने एक वर्ड और जोड़ा था, क्या? रोजगार में वृद्धि। भारत में ऐसा उन्होंने कहा कि गरीबी तो हटे ही, लेकिन गरीबी हटने का मेन कारण क्या हो? लोगों को रोजगार मिल जाए, उसका कारक बने, कारण नहीं। बात समझ रहे? तो ये पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि की बात कही गई? छठी पंचवर्षीय। और 5वीं में गरीबी उन्मूलन। चलो अगला पॉइंट लिखो, आगे लिखो दूसरा। इस योजना के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, नाम सुनिए, समन्वित विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत समन्वित विकास, क्या है पूरा उसका? समन्वित ग्रामीण है ना, रूरल, समन्वित ग्रामीण विकास योजना। ऐसे ये कई बार पूछा गया है, कभी पढ़े नहीं हो, कभी प्रैक्टिस में नहीं देखे हो।
कि भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1980 को। किताब मार्केट में आती है अरिहंत, पढ़े हो? अरिहंत का यही डाटा गलत है, उसने लिखा है 1975, जाके मिला लेना उसमें। लागू कब हुई थी? 1980 में। अब तू पहले कंप्लीट करो, स्टेटमेंट बताए। इस योजना के अंतर्गत क्या लिखो? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजना को भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। 1980 को लागू किया गया। हमने इसलिए बता दिया कि अरिहंत की वह महत्वपूर्ण पुस्तक हमने भी पढ़ी थी जिसमें 1975 दिया गया, 1975। लेकिन जब ये दुर्भाग्य रहा हमारा, समझो, या आयोग का सौभाग्य रहा, ये डिप्टो यही प्रश्न पूछ लिया गया था परीक्षा में, सिविल की यूपीपीसीएस वाले में, कि भारत देश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? अक्टूबर में लिखा था भाई। उसमें ऑप्शन कैसे था? 75, फिर 80, फिर 1976, ऐसे करके। और हमने सही क्या किया था? और आयोग के हिसाब से गलत हो गया। तो हम लोगों ने सोचा किताब में तुमने पढ़ा है, लेकिन वो कोई किताब थोड़ी ना है अरिहंत की, वो तो सॉल्व पेपर था, कोई प्रूफ थोड़ी है। बाद में जब आयोग का आंसर आया तो आयोग ने क्या लगाया था? 80। फिर हमने अपने टीचर से जाके पूछा था, तो टीचर ने हमारी किताब रिकमेंड की थी एनसीईआरटी की। उन्होंने कहा जाके उसमें देखो, स्पष्ट उसमें लिखा गया था कि 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया। ठीक है, चलो आगे लिखो। पॉइंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट है। समन्वित पॉइंट करके लिखना है, मतलब इंपॉर्टेंट है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संकल्पना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आगे क्या लिखे हो? की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रस्ताव 1976-77 ऐसे करके लिखना के केंद्रीय बजट में किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास आगे कार्यक्रम की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रस्ताव 1976-1977 के किसमें था? केंद्रीय बजट में किया गया था। हालांकि इतना डीपली आएगा नहीं, बात समझ रहे हो? लेकिन अगर पूछा जाए कि समन्वित विकास योजना की बात किस बजट में कही गई थी? 1976 और 77। एक बार अगर कायदे से नोट्स बना लो, बात समझो, परीक्षा चाहे चपरासी की दो और चाहे कमिश्नर की, अगर जीएस में क्लियर है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना 77 में केंद्रीय बजट में बात कही गई, 80 में लागू हुई, तो सही यही होगा, चाहे दिल्ली बोर्ड से परीक्षा हो जाए चाहे हरदोई बोर्ड से। बात समझ रहे हो? एक बार कायदे से नोट्स बन जाए, कायदे से पढ़ लो, करंट का डाटा जोड़ते जाओ, कहानी खत्म है। और क्या है उसमें? यही आदमी कर नहीं पाता, बस ये भी फॉर्म आया इसको भी डाल दो, एक और आने वाला है उसको भी डाल दो, और डाल दो, पता लगा कि सब में रोल नंबर ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, बस चले जा रहे चले आ रहे। ये गलत चीज है। एक सीक्वेंस से काम होता है, क्रम से, और हो जाएगा। मन लगा करके 4-6 महीने तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी। देखते हो 400-500 सीटें पूरे भारत देश में आईएएस की आती हैं, फिर भी हमारे में ही जानने वाला कोई न कोई आईएएस हो जाता है। और फार्म कम से कम का 5-7 करोड़ से कम पड़ता है क्या पूरे भारत देश में?
लेकिन अगर वो आदमी ये सोच ले अरे 500 सीट है, कहाँ हमारा होगा, गलत। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि जो तुम्हारी टेबल पर पेपर आता है, ये मान के चलो कि जिसको उस पेपर को जिसने ग्राफ्ट किया है, जिसने बनाया है, उन 5 करोड़ बच्चों से ज्यादा दिमाग तेज काम करता है। और अगर वो पेपर तुम्हारे समझ में आ गया तो ऐसा ना समझो कि उसके दिमाग से ज्यादा तुम्हारा दिमाग तेज काम कर रहा है, लेकिन ये समझो कि तुम उसकी गैदरिंग में हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वहां 5 करोड़ से मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है। राइट कितना करोगे तुम तो सही हो जाएगा। 42, 42, 45, 45 100 में से लगाने वाले मेंस देते हैं, चाहे किसकी मार्कशीट ले लो, जितने भी टॉप कर रहे हैं आईएएस में 52 से 53% नंबर पाते हैं 100 में, नंबर पहली रैंक आती है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। यूपीएससी एक परीक्षा कराता है एनडीए सीडीएस के, इसमें होंगे कुछ बच्चे, पेपर देखना उसका, पहला सही कि दूसरा सही, दूसरा सही कि तीसरा सही कि एक दो दोनों सही, एक तो नहीं सही, ऐसा बनाता है। देखे हो ना, इतना घुमा देता है ना, तुमको ही परेशान कर देगा। एसएससी में तो 1/4 कहा जाता है, 1/4 का कौन सही है। एनडीए सीडीएस में देखो 1 सही, 2 सही, 3, 1 सही, 1 पहले करेगा, फिर 1 2 करेगा, 3 करेगा, फिर कहेगा को नहीं सही। कहने का मतलब पूरी कहानी तुमको पता हो। G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में, एक प्रश्न बना दे, हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। दैट्स ऑल, तो क्लियर है, सभी को पता है। अब पहले लिखते G20 का पहला आयोजन रूस में किया गया, या पूछ ले कि G20 का गठन 2005 में किया गया, बस काम खत्म। अब बताओ कहाँ की बात कहाँ। अब जब तुम्हें पूरी कहानी पता रहेगी तब ना। ऐसे हमने परीक्षा दिया था, उससे पूछा गया था कि हाल ही में चीन की मेजबानी में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2008 में हुई। फिर नीचे दिया गया था ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। अब सही करो, मिलाओ, उसका एक का पूरा रामायण पूछा था, अब वही सही करना है, इसीलिए सही नहीं हो पाता। ठीक, चलो, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कायदे से पढ़ लो। अब आगे लिखो अगला पॉइंट। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 की कहानी है ना, 80 की 85 तक की। तो 1980 में कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब डैश लगाओ आगे, चाहे डिक्टो डेट लिख लो, 15 अप्रैल 1980, ऐसे ब्रैकेट में 15 अप्रैल 1980। अब यहाँ मान लो पता, जैसे वहां पे 11 जुलाई होगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, डैश करके लिख लो 15 अप्रैल 1980। ठीक है, जितने लोग बैठे हो जिनके समझ में ना आए, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी बच्चा हो वो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि पूछ लेंगे तो पड़ोसी की नजर में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे पहले ये तो देखो तुम्हारे पड़ोसी की इज्जत है कि नहीं, तब तो बेइज्जती होगी ना तुम्हारी। ऐसा ना हो कि तुमसे ज्यादा हो, निर्लज्ज आदमी हो, बात समझे कि नहीं। हाँ, क्योंकि वहां कोई नहीं बताएगा। अरे टीचर का एक एम होता है कम से कम वो जो पढ़ाए, परीक्षा देने जाओ तो कम से कम सही करके तो आओ। चलो अगला पॉइंट लिखो। 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना की गई। अब पूछा जाए नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना की देन है, छठी की ना। और अगर सन पूछ ले 12 जुलाई 1982, पेपर मिला लो जाकर के, कई बार पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक, बैंकों का पूछा जाए कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ, छठी में, है ना। कितने हो गए, ज्यादा ना लिखो, हो गया। अब लिख लो अगला पॉइंट। 1982 में ही 1982 में ही क्या भैया, नाबार्ड एग्रीकल्चर संबंधित है, रुको अच्छा बता दिया। एक लिखो 1982, क्या बोले 1982 में एग्जिम
ये हम ऐसे लिखवा दे रहे हैं, याद रखना कभी पूछा गया है। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। और आगे कितने पॉइंट हो गए बताओ? एक और इसमें पूछता है। हाँ ठीक है, जो भी हुआ हो। अब आगे लिखो पाठ कौन सी बात? ये छठी ना, लिख लो। छठी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष, छठी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष, छठी तो है ना, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। उपाध्यक्ष एनडी तिवारी, एनडी तिवारी, उपाध्यक्ष एनडी तिवारी। सबका लिखते तो जा रहे हैं ना जो उपाध्यक्ष हुए हैं। एनडी तिवारी, नरेंद्र दत्त तिवारी नाम था उनका। एनडी तिवारी, ज्यादा कहा करोगे सब जान के। एनडी तिवारी, नरेंद्र दत्त त्रिपाठी। बस कारण इसमें अब चलो सा लाइव है, यही तुमको हम बता देते। एनडी तिवारी लखनऊ में उनका आवास। एनडी तिवारी अभी खत्म हुए हैं और ज़्यादा जिसकी जिज्ञासा हो बाद में पूछ लेना। बड़े अच्छे व्यक्ति रहे, उनकी पत्नी मर गई, 82 साल की उम्र में उन्होंने शादी किया। पढ़े हो? बताए थे एनडी तिवारी के। हाँ, उनका पुत्र मारा गया, पत्नी मारी गई, पत्नी से बची पुत्र वधू, ये कहानी थी। हाँ, एनडी तिवारी की लखनऊ में आवास था। ऐसा भी जीवन क्या जीवन, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की नजर में सभी उसके बच्चे होते हैं। कहा जाता है जैसे तुम्हारे ही घर में तुम लोग हो, 2-3 लोग हो भाई, और 2-3 लोगों में अगर कोई एक बच्चा हो, बड़ा वाला या छोटा वाला, अगर वो दूसरे को नुकसान देकर अपने आप को फायदा पहुंचाएगा तो माता जी को तकलीफ होगी। वैसे धरती के सारे लोग भगवान की संतान होते हैं। बहुत दर्दनाक कहानी रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्दनाक जीवन किसी को दिया था। चलो आगे लिखो। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक्सिम बैंक का इसमें लिखवा दिए, कभी हमारी नजर में था, पूछा था कि सपोर्ट रिपोर्ट वाला कब स्थापित किया गया। मतलब क्या पूछ रहा था? तो क्या पूछे थे भैया? नाबार्ड इंग्लिश में पहले लिखो, यन ए पहले लिख लो तो यन, अरे तो लिखी लोगे ना, NABARD, नाबार्ड। अब उसके आगे डैश करो, लिखो नेशनल नाबार्ड। पहले नाबार्ड लिखो स्पेलिंग, उसके आगे डैश करो। यन का मतलब होता है नेशनल, उसके बाद बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर का है लिख लो। एग्रीकल्चरल नहीं है, कहीं एग्रीकल्चर है। बैंक फॉर एग्रीकल्चर, कृषि बहुत बड़ी है। एंड रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल, और डी का मतलब डेवलपमेंट। बस इतना सा है। अब ऐसे जहां देखो, एक चीज याद किया करो, जब फुल फॉर्म कहीं पर लिखा करो, कहीं पर भी, तो पहले इंग्लिश में लिख लो, ठीक। उसके बाद फिर क्या करोगे, ऐसे डैश करके। और जैसे बच्चे ने पूछा, मैंने कहा प्रत्येक बच्चा जिसके जो समझ में ना आए, अगर मान लीजिए कभी यही प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पड़ोसी से थोड़ी ना पूछने लगोगे, और बताएगा भी नहीं। बड़ा नीक पड़ोसी होगा तो बता देगा, नहीं बता लगे सब गलत करा दिया है। पड़ोसी अभी थे, तुम्हारे बगल में बैठे थे, उनका सब गलत हो गया था। चलो आगे लिखो। मैंने कहा कि जैसे उसमें पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्लानिंग की, 1, 2, 3, 4 करके। वैसे मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष, दूसरी के उपाध्यक्ष, तीसरी के उपाध्यक्ष। बात समझ रहे हो? मान लीजिए कभी ऐसा पूछा जाए, यहाँ तक है, यहाँ तक कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी के लिखवा दिए। 7वां लिखो, आगे लिखो। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। अरे लिखो 7वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि क्या रही? 1985 से
90। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। पहला पॉइंट लिखो, इस योजना में वृद्धि दर लक्ष्य दर से अधिक प्राप्त की गई। इस योजना में वृद्धि दर जानते हो ना, विकास की जो वृद्धि दर होती है, इस योजना में वृद्धि दर लक्ष्य दर से अधिक प्राप्त की गई। ऐसा कब होता है, टाइम आता है। इस योजना में वृद्धि दर लक्ष्य दर से अधिक प्राप्त की गई, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें आगे, इस योजना का मुख्य नारा भोजन कामाकाम तीसरा उत्पादन। ये याद रखना, भोजन काम उत्पादन, पूर्ण विराम लगाओ। ये जो देने वाले हो ना, आयोग से जिनकी परीक्षा होती है, जितने लोग बैठे हो, एक होता है ना कि किसी संस्था से परीक्षा कराई जाती है, एक परीक्षा होती है जो आयोग कराता है, और तुम लोग की परीक्षा आयोग से ही होती है, चाहे SSC का हो चाहे NDA CDS का हो। NDA CDS का तो वो कराएगा UPSC, और तुम्हारा SSC का बोर्ड ही है, तो वहां पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भोजन काम और उत्पादन, ये किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? सातवीं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी। आगे लिखो, इस योजना के अंतर्गत पहली बार निजी क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर, इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत किस पर? निजी क्षेत्र को किस पर? सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता प्रदान की गई या प्राथमिकता प्रदान की गई। 85 से 90 में, अब सुनो कंफ्यूज ना हो, 1985 में भारत देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, 91 में लागू हुई। सुनो, 1985 में भारत देश के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की एक ड्राफ्टिंग की, एक प्रारूप बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हो? जानते हो ना? अरे मिले नहीं होगे तो टीवी पे देखे होगे। 10 साल भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अर्थात औद्योगिक नीति का निर्माण किया था। किसने? मनमोहन सिंह ने। और इन्हीं की बनाई गई नीति को 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद नरसिम्हा राव की सरकार में लागू किया गया था। उसका मेन कारण ये था, एक लाइन लिखे हो ना, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता किस पर दी गई? सार्वजनिक क्षेत्र पर, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को दिया गया। क्यों? क्योंकि प्राइवेट चीजें भारत देश में बढ़ाई गई। निजी क्षेत्र का मतलब जानते हो ना, प्राइवेट चीजें। कारण उसका ये रहा कि जैसे कोई भी प्रधानमंत्री चाहे कि पूरे भारत देश के इंसान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। दे सकता है? नहीं दे सकता ना। लेकिन अगर इंसान धरती पर है तो चाहे प्राइवेट काम करे चाहे सरकारी, जिंदा तो रहेगा ही। जीवित तो रहना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अपने परिवार को खिलाएगा, रखेगा। इसी पे उन्होंने एक बिल दिया था और 3 पॉइंट बताए थे, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। सुने हो? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये तीनों कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। निजीकरण में मतलब प्राइवेट चीजें, उदारीकरण का मतलब कि जो नियम भारत सरकार ने आजादी के बाद बनाया था, बहुत कठोर नियम थे। कोई आ नहीं सकता बाहर से, लाइसेंस नहीं मिल सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, तो उस पे जो है रियायत बढ़ती थी। मनमोहन सिंह ने सुझाव दिया था राजीव गांधी को, और उसी को उदारीकरण कहा था। उदारीकरण मतलब जानते हो ना,
बड़े उदारवादी इंसान है, लिबरल है ना। और वैश्वीकरण अर्थात विश्व बाजार। हाँ, वैश्वीकरण का मतलब होता है जहां पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित करते हैं। ये एक क्लास होगी, इसकी अलग से तो पढ़ा देंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बड़ा लंबा है, किसी भी क्या लिखे उसमें, निजीकरण को सार्वजनिकरण वैधता दी गई, अर्थात प्राइवेट चीजों को बढ़ाया गया, किस पर, सरकारी चीजों पर। समझ में आ रहा है? चलो आगे लिखो। 1986 में डाक विभाग द्वारा 1986 में, अंग्रेजी बोलेगा, 1986 में डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट व्यवस्था, स्पीड पोस्ट जानते हो ना, स्पीड पोस्ट व्यवस्था प्रारंभ की गई। और ज्यादा जानकारी हो तो ऐसे डैश करके लिख लो, 1 अगस्त 1986। 1 अगस्त पीछे वाले दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 अगस्त 1986 को हुआ था। ठीक, अगर मान लो डिक्टो डेट पूछ ले कभी कि किस डेट को हुआ था स्पीड पोस्ट व्यवस्था, अब तो तुम लोग के जमाने में सब मोबाइल चालू हो गया है ना, स्पीड पोस्ट की कोई बात ही नहीं है। इधर बनने से मैसेज भेजो, मैसेजों तो नहीं भेजते, क्या होता है, व्हाट्सएप से भेजते ना। विज्ञान एक वरदान एक अभिशाप है ना, विज्ञान एक वरदान और एक अभिशाप। सही है, जहां फायदा है वहां नुकसान। चलो आगे लिखो। सितंबर 1986 में, देख लो भैया, इसलिए बाद में बतिया ले जाया हो। सितंबर 1986 में कपाट नाम सुनो? हाँ, कपाट। 1986 में नई दिल्ली में कपाट की स्थापना की गई। लिखा दे रहे हैं, 1986 में नई दिल्ली में कपाट की स्थापना की गई। कपाट का फुल फॉर्म चाहे कैसे करके लिख लो, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। फिर सुन लो, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल क्या होता है, पीपल से कर लेना, क्योंकि सभी के लिए होगा ना, एक व्यक्ति के लिए होगा नहीं। पीपल्स एक्शन एंड रूरल ग्रामीण, उसके बाद टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी बड़े उदारवादी इंसान रहे, ये बात सही है। और शायद छात्री पंचवर्षीय योजना है ना, इसीलिए शायद वो व्यक्तिगत बेचारे, वो उनकी मृत्यु हुई, उसके रिस्पॉन्सिबल भी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, उनकी उदारता ही उन्हें ले डूबी। पूरे भारत देश के इतिहास में कहा जाता है कि सबसे उदारवादी कोई प्रधानमंत्री हुआ था राजीव गांधी। किसी भी चीज का जजमेंट जस्टिफाई करने में, मतलब सोचो अगर उनको इतना खतरा लगता, अब बताओ बेचारे वो गए, अब उनके ही कमांडो पहले रहने दीजिए, लेकिन माता जी हैं, आप नहीं आने दीजिए। माता जी को पता लगा काम, माता जी तो पूरा ह्यूमन बन के गई थी, बुला दी। अब आजकल के प्रधानमंत्री नहीं, ब्लॉक प्रमुख से मिलकर दिखा दो, अरे आप भगवानी टाइप के फर्जी 4 कदम रखे हाथ है, चाहे एको आदमी के दुश्मन ना हो, देखने के लिए, और रोड पर चलेंगे तो ये ध्यान नहीं देंगे कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, ये ध्यान देंगे कि हमको अगल बगल वाला कोई देख रहा है कि नहीं। कंडीशन ये, उस समय ऐसी बात नहीं थी। चलो आगे लिखो, एक पॉइंट लिखो जो परीक्षा पूछा गया है। प्रोफेसर राधाकृष्णन
प्रोफेसर राजकृष्णन नाम लिखिए। प्रोफेसर राजकृष्णन ने 7वीं पंचवर्षीय योजना को, प्रोफेसर राजकृष्णन ने 7वीं पंचवर्षीय योजना को, अब आगे लिखो, हिंदू वृद्धि दर, इसको अंडरलाइन करो, हिंदू वृद्धि दर, फिर उसके आगे के नाम से वर्णित किया, के नाम से वर्णित, अर्थात को वर्णन किया, वर्णित किया। एक बात है, परीक्षा के मेंस के पेपर में कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को, तो खास करके 7वीं को, 7 का नाम ही है, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि ये हिंदुओं की वृद्धि दर है? किसने कहा था? प्रोफेसर राजकृष्णन। एक बात ध्यान लो, ये भारत देश में चल रहा है ना दुनिया भर का झगड़ा लड़ाई, ये समझ रहे हो ना, एक्सप्लेन ना करो, कहीं ना कहीं से ये सब ऊपर से आया है, और जब ऊपर से आया है तो मोदी जी उसको कलेक्ट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और जब कोई कुछ कहेगा तो कह देंगे। अभी बता दिया जाए कि भारत देश की जो ग्रोथ दर है, डेवलपमेंट, जो ये क्या कहते हैं, डेवलपमेंट जो किया जा रहा है भारत देश में, ये हिंदुओं के लिए है। तो ऐसा होगा कि उनके ऊपर सभी लोग अपोजिशन वाले चल बैठेंगे, और उसी में कह देगा कि मैंने कहाँ कहा था। तो बहुत पहले किसी ने कह दिया था, वैज्ञानिक ने, किसने? प्रोफेसर राजकृष्णन ने। और ये तुम जानते हो, भारत के मूल कर्तव्य के अनुसार भारत देश के महापुरुष वैज्ञानिक, इनके विषय में तुम उल्टा नहीं बोल सकते हो, बस काम खत्म। अगर बोलोगे तो क्या होगा? संविधान के अनुसार तुम दंडित कर दिए जाओगे, और लोग में तो 11 मिनट कर दिए, बस अक्ल बहुत बड़ी चीज है। चलो लिखो, अब आगे लिख लो, अध्यक्ष, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन रहे? अरे कौन थे? जब कह रहे हैं कि भारत देश का जो प्रधानमंत्री होगा वही चेयरमैन होगा, तो राजीव गांधी थे ना प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े पढ़े लिखे इंसान रहे बेचारे, कांग्रेस वाले का उनका प्रधानमंत्री बनाए हमारे मट्टी बनी। किसी को बुरा ना लगे इसमें, अगर उस लीडर हो उस पार्टी के, बहुत महान व्यक्ति हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत देश का आज भी ऐसा कोई बजट नहीं है जो इनके बिना पढ़े बजट पेश किया जाए, सरकार चाहे जिसकी हो, क्योंकि कोई आदमी है ही नहीं जीवित इतना ज्ञानी कि जो बता सके कि बजट पेश कैसे किया जाएगा। इस बार का जो बजट पिछली बार का आया था उसे उन्होंने पढ़ा था, 14 पॉइंट पे बजट उन्होंने मार्क किया था कि ये चीजें भारत देश में लागू नहीं की जा सकती। बाकी सरकार आपकी है, जैसा करना हो कर लो। बहुत बड़ी IMF चले जाओ, वर्ल्ड बैंक चले जाओ, किसी बहुत बड़ी संस्था का नाम लो, इकोनॉमिकल, जहाँ इनकी तस्वीर न लगी हो, जहाँ पे मेंबर न रहे हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह लंदन एजुकेशनल सोसाइटी से पढ़े लिखे थे, शिकागो गए थे, कैम्ब्रिज में रहे काफी दिन। पहले कहानी तो पढ़ो, महापुरुष है। और ऐसा अधिकारी 10 साल प्रधानमंत्री बनाए हमारे कांग्रेस वाले, और शायद अपने मन से करते बहुत कुछ कर लिए जाते। अब डालो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या है? हाँ, एक और हुई थी वार्षिकी, उसको बाद में लिखे, 8वीं लिखो, 90 से। भारत देश में 8 थी, लिखो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से। बेटा जो कह रहे हो सही है, वार्षिकी चली थी 90 से 92 तक,
और राजनीति बड़ा उथल पुथल हो गया था, राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। आगे लिखो, यह पंचवर्षीय, क्या पूरा ना लिखो भाई, यह योजना, पानी बरसेगा तो बता पाओगे? उस जमाने में तो पैदा नहीं हुए हो, देख के बता दो, ऐसे करके दादा होता हो तो बरसात का मेन कारण तुम्हारी आदि सही हो सकती है, आंधी ना, आंधी आ सकती है। क्योंकि ह्यूमिडिटी, जब देखो एक प्रश्न आता है ना सिविल उसमें परीक्षा में, बरसात होने का कारण टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, उमस, आर्द्रता। जब आर्द्रता बढ़ती है ना, उमस होती है, तब क्या होता है? बरसात होती है। और तापमान अगर बढ़ता जाता है तो आंधी आती है। पढ़ लेना उसमें है परीक्षा। चलो आगे लिखो, अब ऐसा लग नहीं रहा बरसात में। लिखो, यह योजना आधारभूत ढांचे पर, यह योजना आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर, आर्थिक जिसको आधारित संरचना कहते हैं, यह योजना आधारभूत ढांचे पर बल देने के लिए, आधारभूत ढांचा बड़ा शुद्ध हिंदी है, आधारभूत ढांचे पर बल देने के लिए जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर द्वारा रचित मॉडल, आधारभूत ढांचे को बल देने के लिए जॉन डब्ल्यू मिलर द्वारा रचित मॉडल को इस योजना में लागू किया गया। इस योजना में लागू किया गया। अब पूर्ण विराम नहीं लगाना, आगे डैश करो, आगे लिख लो। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं है ना, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जब प्रश्न आएगा कभी ये सब समझ में आएगा। अभी तो बस वही लादा ऊंट ढूंगा बराबर, गाँव सुने हो कहावत? अपने गाँव रहते हो तुम लोग? शहर में रहते हो? सब तो शहर वाले हम गाँव में कहावतें कहते हैं। लादा ऊंट का मतलब है किसी के ऊपर ऊंट लाद दिया जाए, बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा और उससे क्या लगेगा? अरे भुंगा जानते हो, ये कीड़े मकोड़े, हल्का सा। तो भी ऐसा लग रहा है कि फर्जी की कहानी चल रही है। संभवतः भगवान करे कि इसी में से 2-4 प्रश्न आ जाए, कोई परीक्षा देने जाओ, क्या समझ में आएगा क्या लिखे हो। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित है। ये भी संभवतः तुम्हारे लूसेट में मैच नहीं करेगा, जाके मिला लेना, ठीक है? उसमें कुछ और लिखा है, अब बात बताएंगे। आगे लिखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। एक वैज्ञानिक विकास प्रोग्राम लगाओ, मानव संसाधन का विकास। देखो, भारत देश में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अमर्त्य सेन, पढ़े हो? भारत, ये जो स्टेटमेंट लिखे हो मानव संसाधन का विकास, ये इन्हीं का दिया हुआ है। ये हमेशा एक बात बोला करते थे, अभी भी है। इन्होंने कहा था मानव के संसाधन में अगर विकास किया जाएगा तो व्यक्ति का विकास अपने आप हो जाएगा। एक लाइन में सुनो, ये परीक्षा में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था कि मानव विकास, मानव संसाधन का विकास ही मनुष्य का वास्तविक विकास है। यह स्टेटमेंट किसका है? अमर्त्य सेन का। जैसे एक अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए थे, उन्होंने कहा था व्यक्तिगत हमको
छोड़कर जो बच गया वो सब क्या है? पर्यावरण है। वो तो इरिटेटेड आदमी थे, ये पूछा गया था उसमें, ये एक लाइन है, मान लीजिए कभी पूछे मानव संसाधन का विकास ही वास्तविक व्यक्ति का विकास है, किसने कहा था? अमर्त्य सेन ने। अरे सब छोटी छोटी चीजें से दिमाग में इकट्ठा करते जाओ तो कभी न कभी परीक्षा में आएगा, सब इकट्ठा हो जाएगा। और पढ़ते रहो, जैसे तुम्हारा पढ़ा आ गया ना, काम खत्म, या तो तुम्हारे काम खत्म है तो पेपर एक काम खत्म। आगे लिखो, 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को 95 भैया 1995 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन ब्रैकेट में क्या लिखोगे? WTO का भारत सदस्य बना। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन ब्रैकेट में क्या होगा? WTO ब्रैकेट बंद, भारत सदस्य बना। एक बात और है, तो यहाँ तक पढ़ लो, इसके आगे जब कभी क्लास लगेगी। एक है ऑर्गेनाइजेशन, एक चैप्टर ही है संगठन का। अगर हम पढ़ाएंगे ठीक है, कोई सर पढ़ाएंगे तो तुम्हें पढ़ा देंगे। उसमें सही बात ये है कि भारत WTO का संस्थापक सदस्य रहा, जब से बना है। गेट हुआ, फिर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ 47 में, फिर 48 में, फिर उसमें मोरक्कन मीटिंग हुई, उसका एक सीक्वेंस है। तो भारत ऐसा नहीं कि 3 जनवरी 1995 से हुआ है। भारत ऐसा कह दो WTO का संस्थापक सदस्य है, जब इसकी स्थापना हुई थी ILO की, उसकी ITO की, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। गेट ITO हुआ, फिर गेट हुआ, फिर गेट से क्या हुआ? WTO हुआ। तीसरा सिस्टम है इसका। और आगे लिखो, आगे लिखो, 8वीं योजना में ही, 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में, 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष, इसको अंडरलाइन करो, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना क्या लिखे? मार्च 1993। अरे स्टेटमेंट तुम बोलो, तुम लगा दे, स्टेटमेंट बोलो कोई। एक की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार द्वारा की गई, भारत सरकार द्वारा की गई, उसके आगे लिखो, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय, अंडरलाइन कर लेना, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग के अंतर्गत यह कार्य करता है। रिपोर्ट ग्राफ लगा लो। कार्य करता है, सुनो, पहले भी बताए थे, एक तो महिलाओं के लिए कोई ऑर्डिनेंस आए, उनके लिए कोई नियम बने या उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार करे, दूसरा बच्चों के लिए, दो तीसरा जनजातियों के लिए। ये पढ़ने का एक तरीका है, करंट की किताब पढ़ो चाहे कोई और। अगर महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कुछ किया गया, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दो। दूसरा
बच्चों के लिए क्या किया जाए, देख रहे हो ना, आज भारत देश 21वीं सदी 2023 लगा है, लेकिन आज भी कुपोषण की दर कम नहीं हो रही है देश में। ठीक है, तो बच्चों के विषय में कोई नियम आए तो, और तीसरा क्या बताए, जनजातियों के लिए। ठीक, और पुरुषों के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए कोई नियम आएगा कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर कोशिश ये रहती है बोर्ड की। ये प्रश्न इसलिए लिखवा दिए। अब सुनो, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और किस विभाग के अंतर्गत काम करेगा? महिला एवं बाल विकास। ठीक, विभाग मंत्री सुने हो ना, कहते हैं ना कि महिला एवं बाल विकास के मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, तो उसके अंतर्गत कार्य करेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो इसमें ईयर पूछा गया था परीक्षा में कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? 1993। ठीक है, अब आगे लिखो अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव इसकी पंचवर्षीय योजना है। अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव, ये इस समय क्या थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना है ना। उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री, तो सीधी सी बात है अध्यक्ष रहे होंगे। और लिख लो उपाध्यक्ष में प्रणब मुखर्जी। उपाध्यक्ष में कौन था? प्रणब मुखर्जी। अरे जो राष्ट्रपति हुए थे प्रणब मुखर्जी। ठीक, इतना तुम्हें डीपली पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, ये हमको भी मालूम है, लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम पढ़ लो एक बार, दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या? करो इतिहास का, यहाँ पढ़ो तो एक इतिहास का नोट्स बनाओ, कहीं और पढ़ो तो बनाओ, अरे एक है तो नोट्स बना लो, एक बार कायदे सीक्वेंस से पढ़ लो। चलो ये अब वो क्या कहेंगे, वार्षिक योजना ना। अब अगली हेडिंग डालो वार्षिक योजना 1990 से 92। वार्षिक योजना 1990 से 92। मोबाइल में कोई याद करे चाहे ना याद करे, कंपनी वाले जरूर याद करते हैं। 10-5 मिनट बीतेगा, मतलब रिचार्ज हमको कराना है। जब हम बतियाएंगे फोन नहीं जाएगा तो हम रिचार्ज करवा लेंगे, बार बार मैसेज भेजेंगे 2 तारीख को खत्म हो रहा है, फोनों पर दिएगा। समझ रहे? ये भी ऐसे दुनिया में आदमी तो मिलेंगे तो फोन करते रहे, याद दिलाते रहे। चलो लिखो वार्षिक योजना 90 से 92। पहला पॉइंट लिखो, राजनैतिक अस्थिरता एवं राजीव गांधी के मरने के बाद स्थिरता नहीं रह गई थी ना सरकार में, सीखने से निकल गया। राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट आया था ना भारत देश में, बताता हूं कब आया था, 1990 में। आर्थिक संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान, आर्थिक संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। इसको निकाल माना जाता है पंचवर्षीय योजना का, क्योंकि भारत देश में 3 बार ऐसा हुआ है कि पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हुई है। पूछा जाता है कि नोटबंदी कितनी बार हुई है, रुपए का मूल्यीकरण कितनी बार हुआ है, योजनाएं कितनी बार नहीं लागू की गई हैं। पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। अगला पॉइंट देखो, 1 अप्रैल 1990 से 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 1 वर्षीय योजना लागू की गई। एक वर्षीय योजना लागू की गई। एक वर्ष, बात समझ रहे हो ना? अरे भाई 1 वर्ष के लिए लागू कर दिए,
फिर उसकी समीक्षा करा लिए। और कारण क्या था? राजनीतिक अस्थिरता थी। क्योंकि देखो, ये तुम्हें मालूम है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से उनके परिवार का एक सीक्वेंस चला आया। ठीक, उसके बाद और भी लोग आए जो पढ़े लिखे रहे, जैसे मोरारजी देसाई हुए, और लोग जो देश चलाए। लेकिन यहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद मामला बिगड़ गया। तो आर्थिक संकट आ गया। 91 में इनकी मृत्यु हो गई। 21 को हुई थी ना, 21 मई 1991 को। तो मामला बिगड़ गया था देश का। तो कुछ बैलेंस नहीं चल कर पा रहे थे, इसलिए पंचवर्षीय योजना लैग कर दी गई। तो क्या चालू किया गया था? एक वर्ष के लिए 2, एक वर्ष का 2 होगा, एक बार फिर 2 बार। उसे 6 माह में कराई गई, समीक्षा कराई गई, लेकिन एक वर्ष के लिए था। तो 1990 से 92, उसके बाद फिर सही हो गया था। आगे लिखो, एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट लिख लो। लघु उद्योगों के विकास के लिए, लघु उद्योगों, लघु उद्योग नहीं होते छोटे वाले, लघु उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा, लघु उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सिडबी नाम सुने हम ना? हाँ, सिडबी की स्थापना की गई। सिडबी की स्थान लिखे हो? सिडबी की स्थापना की गई। आगे डैश करके लिख लो, चाहे 1990 और ज्यादा हो तो 12 अप्रैल 1990 था की स्थापना की गई। एक पॉइंट और लिखो इसमें, 12 अप्रैल। फिर उसके आगे लिखो 1991 में सिडबी का फुल फॉर्म पता है ना? हाँ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक। या सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है ना सिडबी का मुख्यालय। हाँ, जा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अब आगे लिखो 1991 है। एक बार लिखो सर आगे, हमको वो रतौंधी नहीं हुई, हम भी देख रहे हैं। 1991 में, दिन में नहीं दिक्कत, दिन अवधि कहते हैं ना, रात में जब दिक्कत रतौंधी होती है, दिन अवधि रतौंधी। 1991 में, आगे लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा 1991 में भारत सरकार द्वारा, भारत में लिख लो भैया, जब जमुहाई ना ले नाम से 20-25 साल पहले जमुहाई ना है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार, ठीक, इकोनॉमिकल रिफॉर्म के। अब उसके अंदर लिखो आर्थिक सुधार के ब्रैकेट में लिखो उदारीकरण, निजीकरण, उसके बाद वैश्वीकरण, फिर ब्रैकेट बंद कर दो। आर्थिक सुधार, फिर ब्रैकेट में लिखो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक। की, उसके आगे लिखो की घोषणा की गई, की घोषणा की गई। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत देश में तीनों कॉन्सेप्ट कब आए थे? 1991 में, ठीक। अब आगे डालो 9वीं पंचवर्षीय योजना, बात तो कहती है। चलो लिख के छोड़ दो, ये लिखो, आपको मालूम है, लिखो 9वीं पंचवर्षीय योजना, ताकि जब हम आएंगे तो बता देना, पढ़ के नहीं बताना नीचे से, क्या ये बता रहे हैं नीचे क्या लिखा है। कुछ भी बताओ, तुम लोग भी पूछो। अब ऐसे सही रहता ना, आएंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। 9वीं पंचवर्षीय योजना साल बता दे, आप बताओ कौन सा साल होगा? 2002 बताओ किया क्या होगा उसका? बता रहे ना, तुम लोग बड़े छोटे हो, नहीं बड़े होते ना, तुम्हें काट होता नहीं।